तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो आर डब्ल्यू पे यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया था यूपीएसआई का आज यानी कि 31 अगस्त को, उसमें 40 क्वेश्चन हमारा मैथ का भी आया था। तो उस 40 क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है, वो भी बेहद आसान तरीके से ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कैसी रही। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है। यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य इतना है 50,000, तो 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु बताना है। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों के संख्या पर निर्भर करती है। जो आयु है, वृक्ष की जो आयु है वो छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जो छल्लों की संख्या होगी वही आयु की संख्या भी होगी, ठीक है। मतलब इसकी संख्या के बराबर है, इसके तुलना में है, ये अनुपाते में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती है। जो मूल्य है आयु के समानुपाती है, मतलब जिस अनुपात में आयु बढ़ेगा उसी अनुपात में मूल्य भी होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले, देखो 40 छल्ले और वो आयु आयु दे रखा है 50, आयु दे रखा है 50, छल्लों की संख्या है 40, छल्लों की संख्या है 40। तो हम यहाँ से एक छल्ले की संख्या निकाल लेंगे, एक छल्ले की संख्या निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कट गया। एक छल्ले की संख्या हमारी यहाँ से आ जाएगी 5/4, 5/4 यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5, ये आ गया 1.25। एक छल्ले का संख्या आ गया 1.25, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। कह रहा है कि मूल्य आयु के समानुपाती है। तो जो मूल्य है यानी 50 वर्ष की आयु, तो मूल्य मूल्य कितना दे रखा है 50,000, मूल्य कितना दे रखा है 50,000, और आयु कितनी है 50 वर्ष, आयु कितनी है 50 वर्ष। यानी कि यानी कि एक का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एक का मान यहाँ से आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 1,000। यहाँ से एक का मान आ गया 1,000, एक का मान आ गया 1,000, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, कह रहा है कि 30 छल्लों, तो एक छल्ले का कितना दे रखा है 1.25, तो 30 छल्ले का निकाल लो। तो इसमें 30 का गुणा कर देंगे, 1.25 में 30 का गुणा कर देंगे, गुणा कर दो तो गुणा कर देंगे तो 3×5 = 15, 3×2 = 7, 3 एकम 3, और ये 0 रहेगा तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा तो ये आएगा 37.5, ठीक है, 37.5। देखो यहाँ पे कहा है जो मूल्य है वो आयु के मूल्य है जो वो आयु की समानुपाती है। तो पूछा है कि 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु वर्ष और इसका मूल्य बताना है। तो देखो आयु तो हो गया हमारा, ये आयु तो हो गया हमारा 37.5, 37.5 ये आयु हो गया। मूल्य हमसे पूछा है तो एक का मान 100 है, तो 37.5 का मान कितना होगा, तो 37.5 का मान इतना होगा 37,500, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका 37,500, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इसको आप कई तरीके से लगा सकते हो, या तो आप इसको तोड़ लो, इसको पूरा तोड़ोगे तो एक क्वेश्चन में आएगा x-3, दूसरे में मतलब x का क्यूब -3 का क्यूब, इसमें तोड़ना पड़ेगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको x+2 रहने देंगे। तो या तो ऐसे मैंने रख दिया x बराबर कुछ भी रख लो, तो x बराबर मैंने 2 रख लिया, मान लो x बराबर 2 रख लो, 1 रख लो। और जब भी x बराबर 2 रखना तो उसी x का मान इस जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन में भी रखना, और किसी ऑप्शन का मान सेम नहीं आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो आप चेंज कर दो। तो जैसे x बराबर मैंने 2 रखा, ठीक है, तो x बराबर 2 रखा तो यहाँ पे x बराबर 2 तो 8 हो जाएगा, और -27 तो ये आ जाएगा -19, ठीक। अब यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, 4 -2 और ये 6, 6 - 2 8 और 4 तो -4 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 ये आ गया 4, यानी कि 19 -4 और 4 का हमें एलसीएम बताना है। तो कितना आएगा 19 चौके 76, -76 एलसीएम आना चाहिए। अब जिस ऑप्शन से 2 रखने बाद 76 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में अगर आप जाओगे तो लास्ट वाले में अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर x की जगह हम रखेंगे 2 तो यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ पे रखो तो यहाँ से आ गया गुणे 4, यहाँ पे रखो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 4 10 और 19, तो 19 चौक 76, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो आप देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 84 अंश का कोण अंतरित करता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा बराबर क्या होता है, कोण बराबर सॉरी ये थीटा है, थीटा बराबर होता है यानी लंबाई बटे त्रिज्या, लंबाई बटे त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या इधर रख देंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा L बटे थीटा, ठीक है। अब इसकी जगह हम मान रखते हैं। तो देखो L का मान दे रखा है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर सॉरी यहाँ पे पाई भी रहेगा, पाई रहेगा यहाँ पे गुणे में पाई रहेगा, ठीक है, पाई रहेगा यहाँ पे। और बटे में हमारा आ गया थीटा का मान कितना है 84, ठीक। अब पाई का मान रख देते हैं तो पाई का मान यहाँ पे 7/22 हो गया, 7/22। अब देखो
यहाँ पे ये जो थीटा है ये अंश में दे रखा है, तो इसे हम चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर लाना है तो हमें 180 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 22 से 22 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, इसको काटेंगे 12 से तो 12 एकम 12, 6 बच गया, 12 5 60, ये इसका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखो सवाल आराम से देखो, आप भगा के देख सकते हो स्पीड में, लेकिन मैं बताऊंगा आराम से। कह रहे हैं कि ए बी सी अपनी आय का, मतलब 3 लोग हैं, ए बी सी, कह रहा है ये अपनी आय का 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20। अगर ये बी अपनी आय का 85% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 15। और सी अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचेगा कितना, 25। तो ये बचत है हमारी, तो ये बचत है। अगर खर्च करेगा तो ये 20, 15, 25 बचाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि यदि उनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में है, ठीक है, तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। जैसे ए 20 रुपये बचाता है और बी 15 रुपये बचाता है, बी 15 रुपये बचाता है, और जिसका अनुपात 8 और 9 दे रखा है, 8 और 9 दे रखा है, तो यहाँ से हम ए बी का अनुपात निकालेंगे। तो 5 चौक को 20, 5 3 15, 3 3 के 9, 4 दूना 8, तो ए बी का अनुपात आ गया 2 और 3, तो यहाँ से ए और बी का अनुपात मान आ गया 2/3, ठीक है, यहाँ से आ गया 2/3। अब इधर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब बी और सी का लेंगे, तो देखो बी कितना बचाता है 15 और सी कितना बचाता है 25। इसका मान दे रखा है 9/20, 9/20। तो काटने हम यहाँ से, तो 5 3 15, 5 25, तो 5 चौक को 20, 3 3 के 9, ठीक है, 3/4 आ गया। यानी बी और सी का मान आ गया यहाँ पे 3/4, 3/4, ठीक। अब ए बी सी का हम मान निकालेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बी का मान यहाँ पे 3 है, बी का मान यहाँ पे भी 3 है, तो ए बी सी का अनुपात आ जाएगा यहाँ से, ए का अनुपात आ जाएगा 2, क्योंकि बी बराबर है 3, और सी का अनुमान आ जाएगा 4, ठीक है। अब ए बी और सी का मान आ गया 2:3:4। अब देखो प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है। तो ए यहाँ पे 2 है, ए यहाँ पे 2 है, और सी यहाँ पे 4 है, तो इनका अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 2 का अंतर नहीं है, 18,000 का अंतर है। तो इससे कितना गुना जाते, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 9 18, 9,000 गुना जाते, 9,000 गुना जाते। तो हमसे बी की आय पूछा है, तो बी की आय कितनी है 3 है, तो ये 20 से 9,000 गुना जाते, 9 3 27 होगा, 27,000 होगा, ये इसका आंसर है। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, और ये सरलीकरण का है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, तो आई होप कि आप लोगों ने करा होगा। इसका मान आया था हमारा 1/18, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, कह रहा है कि निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश पर 10% का लाभ, ठीक, कह रहा है कि लाभ अर्जित करती है, 10% का लाभ अर्जित करती है, और दूसरे निवेश पर 20% की हानि अर्जित करती है, 20% की हानि होती है। यदि निवेश 2 और 3 के अनुपात में, निवेश हमारा 2 और 3 के अनुपात में है, तो हम मान लेते हैं कि ये 2 3 ना होके अपने सुविधा के लिए 200 लगा लेते हैं, इसको भी 300 मान लेते हैं, ठीक है। तो निवेश 200 और 300 है, तो कह रहा है 200 पे 10% का लाभ, तो 200 पे 10% का लाभ यानी कि 220 रुपए, और कह रहा है कि 300 पे 20% का लाभ, तो 60 रुपए का हानि, 60 रुपए का हानि यानी कि 240 रुपए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 460, 460 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 500, ये आएगा 500। तो पूछा है कि उसका लाभ या हानि, तो देखो पहले हमारा पैसा था 500, अब हो गया 460, कितने का हानि हो रहा है, 500 पे 40 रुपए की हानि हो रही है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 8 40, इसका मान आ गया 8%। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि सोने और चांदी, तो सोना है और चांदी है, ठीक, को 8 और 12 के अनुपात में, 8 और 12 के अनुपात में एक साथ में पिघलाया जाता है। यदि 30 केजी सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन, तो हम इसे देखो और भी छोटा कर सकते हैं। ये देखो 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 3 12, करा 30 केजी सोना, 30 केजी सोना, तो 2 का मान 30 दे रखा है, 2 का मान यहाँ पे 30 दे रखा है, कितना गुना ज्यादा, तो 15 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा। तो पूछा है टोटल, तो देखो टोटल कितना होगा, 2 ये और 3 ये, टोटल हो गया 5, तो 5 का मान पूछा है, तो ये भी 15 गुना ज्यादा, 15 5 75, ये इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ठीक, कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति हैं, एक कार्य को 54 दिन में कर सकते हैं। मान लेते हैं व्यक्ति है, मान लेते हैं कि एम व्यक्ति है, वो किसी काम को 54 दिन में करते हैं, ठीक, बराबर। कह रहा कि यदि 15 व्यक्ति कम होते, मतलब एम में से 15 माइनस कर देंगे, तो मान लेते हैं कि अगर 15 व्यक्ति कम होते तो काम 18 दिन में पूरा होता, काम 18 दिन में पूरा होता। तो पूछा है एम का मान पूछा है, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, तो 18 त्याई 54, तो यहाँ से आ गया 3 एम, ये आ गया एम माइनस 15, तो ये एम उधर जाएगा, तो ये एम उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है।
तो एक चीज हमने यहाँ पे गलती कर दिया, कह रहा है कि तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता है, तो यहाँ पे 18 दिन अधिक, तो 54 में 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 72 आ जाएगा, तो अब काट लेते हैं। तो 18 तिया 54, 18 चौक 72, ये हो गया 3 m, यहाँ से आ गया 4 m, ये हो गया 60। तो m को इधर लेके जाएंगे, 60 को इधर लेके जाएंगे, तो m बराबर आ जाएगा 60। ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 11 बेहद आसान है। कह रहा है कि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से, तो मान लेते हैं कि पाइप फर्स्ट, पाइप सेकंड, दो पाइप है। कह रहा है कि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से, तो मान लेते हैं कि ये एक बढ़ता है तो ये इससे 4 गुना तेजी से 4 बढ़ता होगा। ये इनकी क्षमता का अनुपात है, ठीक है। कह रहा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 48 मिनट में भर देते हैं, दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 48 मिनट में, तो ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो ये दोनों मिलकर 1 लीटर में कितना लीटर पानी भरेंगे? 5। और ये 48 मिनट तक भरते हैं, 48 मिनट तक भरते हैं, ठीक है। तो टोटल पाइप कितना हो जाएगा? तो 8 5 40 की 0, 5 चौक 20, 24, 240 लीटर, ठीक है। कह रहा है कि धीमा पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो धीमा पाइप जो है वो एक है, ये इसे भरने में कितना टाइम लेगा? तो एक से भाग दे देंगे तो 240 ही आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 240। प्रश्न नंबर 12 हमारा और बेहद आसान है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 55 मील प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर चलता है, 110 मीटर चलता है 55 की स्पीड से, कितने घंटे लगता है? 2 घंटे, ठीक है। यहाँ से हमारा घंटे आ गए 2, ठीक है, इसको हमने काट दिया, 2 घंटे आ गया। कह रहा है कि वह अगली 120 मील की यात्रा 60 की स्पीड से तय करता है, तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 2 घंटे, ठीक है। आगे कह रहा है कि और अगली 60 मील की दूरी 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि 60 मील की दूरी 1 घंटे में तय करता है, मतलब हर घंटे 60 मील की दूरी तय करता है, तो यहाँ से आ गया 1 घंटा, ठीक है। तो पूछा है औसत दूरी, तो औसत दूरी कितना हो क्या होता है? औसत दूरी बराबर होता है कुल चली गई दूरी। कुल चली गई दूरी कितनी है? 110 प्लस 120 हो गया 230, और प्लस 60 290, 290 बटे में समय 2 4 1 5, टोटल 5 समय 5 घंटे लगे, तो भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 58। ये इसका आंसर हो गया। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, आसानी है। कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। 5 किलोमीटर की दौड़ है, 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, 5000 मीटर की दौड़ है। कह रहा है कि एस टी को 500 मीटर की बढ़त देता है, एस टी को 500 मीटर मतलब टी यहाँ से शुरू करता है, टी यहाँ से शुरू करता है और एस यहाँ से शुरू करता है, मतलब टी को केवल 4500 ही दूरी तय करनी है, 4500 मीटर ही दूरी तय करती है, ठीक है। कह रहा है कि उन्होंने एक समय में दौड़ पूरी की, तो टी की चाल 13.5 है, तो एस की चाल, अगर आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है कि एस और टी, तो एस ने कितनी दूरी तय की? एस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जाता है, तो ये 5000 मीटर की दूरी तय करता है, और टी केवल यहाँ से यहाँ तक की 4500 मीटर दूरी तय करता है, 4500 मीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 5 से काटेंगे 10, ये आ गया 5 9 45, ठीक है। तो ये आ गया 10:9, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि समय बराबर है, समय बराबर है तो समय हटा देंगे, तो जो चाल है वो दूरी के अनुपाती हो जाएगा, यानी जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो होगा। तो दूरी का रेशियो 10 और 9 है, तो चाल का भी रेशियो, स्पीड का भी रेशियो 10 और 9 होगा। तो क्वेश्चन में कहा है टी की चाल 13.5 है, टी की चाल यानी 9 का मान 13.5 है, तो इससे कितना गुना ज्यादा है? तो 9 से भाग दे देंगे, तो 9 कम 9, 9 5 45, 1.5 गुना ज्यादा। तो इसका मान पूछा है इसका, तो ये भी 10 नहीं होगा, 1.5 गुना ज्यादा 15 होगा, ठीक है, 15 होगा, ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, आसान है। करा कि एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है, यानी कि धारा के अनुकूल, यानी कि x प्लस वाई का मान दिया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो 0 हटाएंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो 8, 8 से भाग देंगे तो 8 7 56, और सॉरी 7 से, 7 वाटे 56, 7 5 35, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 16, तो x प्लस वाई का मान आ गया यहाँ से 16, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति और धारा गति 3 और 1 है। शांत जल में नाव की गति यानी x और y का अनुपात दे रखा है 3:1। तो देखो x प्लस वाई का मान यहाँ पे 16 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 आ गया, इसका मान दे रखा है 16, तो इसे कितना गुना ज्यादा? तो इसे 4 गुना ज्यादा, ठीक है। तो इसका मान भी 4 गुना ज्यादा, 4 3 12 हो जाएगा, इसका मान भी 4 गुना ज्यादा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान आ गया 12 और y का मान आ गया 4। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल मतलब कि स्पीड हमारा जुड़ जाएगा, तो 12 प्लस 16, 16 की स्पीड से कितनी दूरी? 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा समय आ जाएगा, तो कर लेते हैं। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 यहाँ पे बच गया 9, 16
16 8 96, 16 6 96, ठीक है। तो ये 2.6, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखो प्रश्न में दम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मत अवैध थे, अवैध थे, ठीक है। एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 52% मत मिला। यदि मतों की संख्या 8,000 है तो मतों की संख्या कितनी है? 8,000 है। टोटल वोट की संख्या कितनी है? 8,000। कह रहा है कि एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मत अवैध थे, यानी 8,000 का 15% अगर निकाल देंगे तो हमारा वैध वोट आ जाएगा। तो 8,000 का 15% निकालना है, यानी कि 85% हमारा बचेगा। मतलब टोटल 8,000 में से केवल 85% वोट हमारे वैध है, यानी कि सही है। अब आगे कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52%, एक को 52% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो 100 में से माइनस करेंगे तो इसको मिला होगा 8 और ये 48, ठीक है। तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला? तो इसको 48% वोट मिला, ठीक है। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 3, अब इसको काट दो, 5 दूना 10, इसको काट दो, आ गया 17। अब इसको काट दो, 24, 24, ठीक है। तो 17 चौक को 68 हासिल आ गया, 6, 17 दूना 34, 6 40, 8 से भाग गुणा करेंगे तो 8 64, 8 चौक को 32, ठीक है। तो 32 64 ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। है तो लाभ और हानि का, लेकिन है बड़ा आसान। कह रहा है कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, मतलब क्रय मूल्य पर 20% की हानि। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5। तो जो क्रय मूल्य हमारा वो 5 है, क्रय मूल्य हमारा 5 है, और इससे 1% की हानि यानी कि 4 रुपए में बेचता है। मतलब 5 का सामान 4 रुपए में बेचता है, ठीक। आगे कह रहा है कि लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसका वजन 25% कम है। तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/4, 1/4, 1/4, 25% कम है। मतलब कि इससे एक कम ही में बेचता है, मतलब कि 4 से एक कम कितना आएगा? 3। मतलब खुद तो 3, वजन खुद तो 3 का है, सॉरी, मतलब वजन दिखाता है उसको 4 का, मतलब उसे कहता है कि देखो 4 वजन है, लेकिन वास्तव में उसका वजन होता है 3। तो वहां पे इससे घपला करता है। तो बस लाभ और हानि पूछता है, तो 5 3 15, और यहाँ से आ जाएगा 4 चौको 16। तो कितने का लाभ या हानि हुआ? तो 15 पे 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ 15 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। तो 5 दूना 10, 5 3 15, ये आ गया 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 6.67% ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये लाभ है। आगे प्रश्न है 17। कह रहा है कि एक दर्जन पुस्तक जिनका भाव 120 रुपए है, मतलब 12 पुस्तकों का दाम 120 रुपए है, 120 रुपए है। तो एक पुस्तक का दाम यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है। कह रहा है कि 15% की छूट पर उपलब्ध है। तो अगर 120 का 15% की छूट पर उपलब्ध है, तो 115% छूट का उपलब्ध है, मतलब 85%। तो 120 का 85% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 छक्का 12, 2 5 10, 5 से ये चला गया 17, तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, यानी कि 12 पुस्तक केवल 102 रुपए में बेची जा रही है। जो 12 पुस्तक है वो केवल 102 रुपए में बेची जा रही है, 102 रुपए में बेची जा रही है। तो कह रहा है कि 51 रुपए में कितनी पुस्तकें खरीदी जाएंगी? 51 रुपए में कितनी पुस्तकें खरीदी जाएंगी? तो देख रहे हैं 51 मतलब किसका आधा, अगर हम इसे 2 से भाग देंगे तो ये 51 हो जाएगा, तो इसे भी 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 51 रुपया, और ये आ गया 6। तो 51 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी जाएंगी, ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जो कि साधारण ब्याज का है। कह रहा है कि 1.5 लाख की राशि, मतलब 1.5 लाख की राशि पर आर को एक वर्ष में साधारण ब्याज, एक साल का साधारण ब्याज, हमें नहीं पता दर कितना है, जो 2,000 है। साधारण ब्याज हमारा कितना है? 2,000 है। साधारण ब्याज हमारा कितना है? 2,000 है, ठीक है। नीचे 100 रहेगा, तो हम यहाँ से सबसे पहले आर निकालेंगे। तो आर निकाल लो, 1 2 3, और 1 2 3, और ये 0 से कट गया, ये 0, और ये चला जाएगा उधर। तो 5 दूना 10, 5 3 15, और ये हो गया 2 दूना 4, तो 4/3। तो आर का मान यहाँ से आ गया 4/3%, ठीक है। दर हमारा आ गया 4/3%। अब आगे कह रहा है, तो बताइए 4,500 का ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि जमा करना होगा? 4,500 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी राशि? तो हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं पी राशि। दर हमारा दे रखा है 4/3, 4/3, और एक साल में बटे में 100। तो बस यहाँ से हम पी का मान निकाल लेंगे। तो इसको काट, सॉरी 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 सॉरी, इसको हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 0, 3 से भाग देंगे, 3 5 15, और 3 चौक 12 13, ये आ गया पी गुणे 4। हमें यहाँ से पी का मान निकालना है, तो 4 से इसको भाग दे देंगे, तो 4 3 12, ये बच गया, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, ये हमारा आंसर आ गया पी का मान, ठीक है। तो यही इसका आंसर है।
आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखो प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है, अगर ध्यान दोगे तो समझ आएगा। इसे कई तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है कि 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि, बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली। दो लोग हैं ए और बी। कह रहा है कि ए को 8 वर्ष बाद जो राशि प्राप्त होगी वो बी को 10 वर्ष जो राशि प्राप्त होगी वो दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए को 100 रुपये मिला तो बी को 66,300 माइनस 100 रुपये मिला, तो दोनों तरफ फार्मूला रखेंगे और बराबर कर देंगे, तो ऐसे भी आंसर करके हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको 8 साल के लिए मिल रहा है, इसको 10 साल के लिए, तो साल का गैप कितना है, 2 साल। और जो हमारा प्रतिशत दे रखा है, जो दर दे रखा है वो 10% है। दर है हमारा 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10। 1/10 तो ए और बी का जो ब्याज होगा ब्याज होगा ब्याज का जो अनुपात होगा, 2 साल का है तो 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा 10 से 11, 10 और यहाँ पे 11, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। ये ब्याज का अनुपात आ गया। पहले तो हमने जो समय दिया था, 2 साल का समय दिया था, तो 10 जो ए को मिलता है 10 के बाद 1 रुपया ज्यादा मिलता है, तो 2 साल के लिए तो वर्ग कर दिया हमने, आ गया 100 और 121। अभी जो ब्याज है इसका उल्टा होता है मूलधन, तो अगर मूलधन निकालना होगा तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि 121 अनुपात 100, यानी एक का जो मूलधन है वो आ गया 121 और बी का जो मूलधन है वो आ गया 100, ठीक है। बी का जो मूलधन है वो आ गया 100। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 221, 221, 221। इसी का मान प्रश्न में दे रखा है 66,300, 66,300, 66,300। इससे कितना गुना ज्यादा, तो इससे 300 गुना ज्यादा, इससे 300 गुना ज्यादा, 300 गुना ज्यादा, ठीक है। तो पूछा है हमसे, क्या पूछा है, ए और बी का मूलधन, तो इसमें 300 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 300 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36300 और ये हो जाएगा हमारा 30,000, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। देखो प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे 20 है। कह रहा है कि एक पारी में 8 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है, 55 है। तो 8 का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, तो 8×5 = 40 की 0, 8×5 = 44। तो टोटल इतना रन बनाया गया है 8 खिलाड़ियों द्वारा। कह रहा है कि 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, तो देखो 7 खिलाड़ियों द्वारा ये रन दिया गया है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 8वें पारी का पूछा है तो इनको जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलो जोड़ लेते हैं, तो 25, 35, 60 आ गया, और ये 60, 60, 120 हो गया, और 45, सॉरी 60, 60, 120 और ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 8 से जोड़ देंगे तो 65 और 45, 5 5 10, 6 10 11, ये आ गया हमारा 11, ठीक है। तो बस 0 7 370, 370 इसमें से माइनस करेंगे तो 0 7 70 आ गया, यानी जो 8वीं पारी में रन बनाया होगा वो 70 बनाया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 21 है, इसमें ग्राफ में है, इसमें क्या पूछा है, तो सबसे पहले हम सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे सबको जो दे रखा है 5 साल का जोड़ के उसे उसका औसत निकालेंगे, तो हमारा यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 है ग्राफ का, आई होप कि आप लोगों ने इसे भी कर लिया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। ये आंकड़ा हमें दे रखा है, तो इसमें पूछा है माध्यिका और बहुलक का माध्य, माध्यिका और बहुलक का माध्य पूछा है। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे 13 13, 13 2 बार है, उसके बाद 14 14 2 बार है, 14 14 2 बार, उसके बाद 15 और 1 15 2 15 15 2 बार है, 15 2 बार है, उसके बाद फिर 16 है, फिर 17 है, 17 2 बार है, 17 2 बार है, फिर 18 1 बार है, 18 1 बार है, 19 1 2 3 3 बार 19 है, 1 2 3, एक बार गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, कम हो रहा है, गिन लेते हैं, 13 हो रहा है, तो यहाँ पे एक 20 भी दिया है, तो हो गया हमारा 20 14, ठीक है। तो इसमें देखो बहुलक क्या है, जो सबसे ज्यादा बार होता है वही बहुलक है, तो आप देखो यहाँ पे 19 3 बार है, तो जो हमारा बहुलक है वो आ गया 19, बहुलक हमारा आ गया 19, ठीक है। अब हमें माध्यिका बताना है, तो कितना नंबर है, टोटल 14 नंबर है, 14 का मतलब सम संख्या होता है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 7, 2 7 14, 7वां संख्या प्लस 7 में एक जोड़ देंगे 8वां संख्या, मतलब 2 2 4 2 6, एक 7वां संख्या और 8वां संख्या, मतलब 16 और 17, तो 7 7 13 के 3 और 2 1 3, 33/2, ये आ गया हमारा माध्यिका। यहाँ से आ जाएगा 2 कम 2, 2 6 12, 2 5 10, यानी 16.5 आ गया हमारा, 16.5, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमसे पूछा है, देखो बहुलक हमारा 19, माध्यिका हमारा 16.5, इसका माध्य पूछा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के हम भाग दे देंगे, तो जोड़ देते हैं, तो 0.5, 9 6 15 के 5, 1 1 2, ये 3 भागे 2 कर देंगे, तो 2 कम 2, 2 7 14, 2 7 14.5, ये आ जाएगा हमारा आंसर 17.75।
आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। देखो प्रश्न आसान कितना है। कह रहा है कि अगर घड़ी पर एक को एम से दर्शाएं, एक को एम से दर्शाएं, मतलब एक बजता है तो एम और दो बजता है तो एन, ठीक है। तो कह रहा है कि इसी तरह अंकों को जब संख्या 21 बजे, जब 21 को क्या दर्शाएंगे। आपको पता है कि जब भी 21 बजता है, 21 मतलब 12 8 20 यानी 9, यानी 21 का मतलब 9 बज रहा है। अगर आप 24 वाली घंटी देखेंगे तो 21 का मतलब 9 बज रहा है। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस पी यू वी डब्ल्यू एम एन, इसको एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पाँच, इसको छः, इसको सात, इसको आठ, इसको नौ। तो हमें इसी से मतलब है 9 से। तो मतलब यू, इसका आंसर आएगा यू। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कह रहा है कि 2 के पावर 7, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, 7, इसका इसके कितने गुणनखंड सम है। सम गुणनखंड पूछा है तो हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम टोटल गुणनखंड निकाल लेते हैं। टोटल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो 2 के पावर 7 है तो 7 प्लस 1 यानी कि 8। 3 के पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 5, ठीक है। अब यहाँ 5 के पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 4। और यहाँ 7 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 8 पाँच, सॉरी 4 दूना 8, 8 पाँच 40, 8 40, 8 चौको 32, 320, 320, 320, 320 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल आ गया, ये कुल आ गया, ये कुल गुणनखंड की संख्या आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से विषम निकाल लेते हैं, विषम सबसे पहले, उसके बाद सम निकालेंगे। तो सम ऐसे ही निकाला जाता है। तो विषम का मतलब होता है कि जो भी विषम के नंबर है उनके पावर। तो यहाँ पे 3 विषम है, 3 के पावर में 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ पे विषम 5 है तो 5 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4। अब यहाँ पे 7 की पावर 1 है और 7 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2। अब इसका गुणा कर लो, 5 चौको 20, 20 दूना 40। तो ये देखो विषम वाला आ गया, ये विषम का आ गया, ये कुल आ गया। तो अगर कुल में से विषम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 40 यहाँ से, तो सम आ जाएगा। तो 0 8 2 280, ये इसका आंसर है। देखो प्रश्न नंबर हमारा 28 है। अगर आपको इसे समझना है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सॉरी 26 है। कह रहा है कि दो विक्रेता क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करते हैं। यदि दोनों विक्रेता 3200, 3200 मतलब दोनों 3200 माल पर बेचेगा 28% के लाभ की घोषणा करते हैं। 28%, तो 28% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 28/100 यानी 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 25। तो देखो पहले कंडीशन को हम लेते हैं यहाँ पे सीपी पे। तो मान लेते हैं लाभ होता है सीपी पे, तो मान लेते हैं कि जो हमारा सीपी है, जो हमारा क्रय मूल्य है वो 25 है, वो 25 है, ठीक है। तो इस पे 7 का लाभ यानी कि 32 रुपए, 7 का लाभ यानी कि 32 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कह रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो 3200 है। तो 32 का मान 3200 है, इसे कितना गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। तो इस तरह इसका जो सीपी होगा ये 2500 होगा और ये 3200 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 700 का लाभ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो 700 का हो रहा है, ठीक। ये समझ में आया। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ भी 28% की लाभ की घोषणा करता है। तो जो लाभ होता है वो हमेशा 28% लाभ की घोषणा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर अलग है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य। तो जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा नीचे होता है उसी पे लाभ होता है, तो जो हमारा 25 है वो एसपी है यहाँ पे। तो 25 पे 7 का लाभ, 25 पे 7 का लाभ यानी कि अगर हम 7 कम करेंगे तब तो हमारा क्रय मूल्य होगा। तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 18 आएगा। तो यहाँ से सीपी आ जाएगा 18 और एसपी हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, 25, ठीक है। तो इस 25 का मान हमें 3200 दे रखा है, इस 25 का मान 3200 दे रखा है क्वेश्चन में। इसे कितना गुना जाते तो 25 से भाग दे देंगे तो 25 चौको 100, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 गुना जाते। तो 18 का मान निकालने के लिए इसमें 128 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। या तो ऐसे निकाल लो या तो इन दोनों का अंतर, ये 18 रुपये है क्रय मूल्य और ये 25 रुपये विक्रय मूल्य। तो यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है, 7 रुपये का, गुणे 128 कर दो, ठीक है। तो 7 8 56 के 6 हासिल आ गया 5, 7 14 5 19 के 9 हासिल आ गया 7 कम 7 1 8। तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो 896 का, यहाँ से जो लाभ हो रहा है 700 का। तो उनके लाभों का अंतर पूछा है। तो इसमें से 700 माइनस कर देंगे, 700 माइनस कर देंगे तो 6 9 1 196 आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है, 27। क्या कह रहा है, चार संख्याओं का औसत 45 है। 45 मतलब 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20 के 0, 4 चौको 16 2 18। तो चार संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी डी बराबर 180 है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि पहली दो संख्याएं यानी कि ए प्लस बी, पहली दो संख्याएं, दो संख्याओं का औसत ए प्लस बी का बटे दो, अन्य दो संख्याएं यानी कि सी प्लस डी बटे दो का 3 गुना है, ठीक है। इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है। तो हमसे पहली दो संख्याओं का औसत पूछा है, ए प्लस बी का योग पूछा है, ए प्लस बी का योग पूछा है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया। अब हम c प्लस डी का मान, यहाँ से c प्लस डी का मान रखेंगे, तो c प्लस डी बराबर कितना आएगा, 180 माइनस ए माइनस बी। ठीक, अब ये c प्लस डी की जगह रख देंगे हम, तो a प्लस बी, c प्लस डी की जगह इसको रखेंगे तो 180 माइनस ए माइनस बी, और ये गुणे में 3। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कर लो भैया, तो a प्लस बी बराबर 18×3 = 54, 540 माइनस 3a माइनस 3b। अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा, सॉरी ये b रहेगा 4b, तो 4a प्लस 4b बराबर 540। तो a प्लस b ये इसका योग हमसे पूछा है, ये 540 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो 540/4 भाग दे दो, 4 एकम 4 और 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये 3 रहेगा, 4 3 12। प्रश्न नंबर 28 है, ये तो और आसान है। कह रहा है कि यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है। 1 वर्ष 2 दिन बाद यानी 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद यानी कि यहाँ पे 2 दिन बाद यानी यहाँ पे मंगलवार है। अगर ये हमारा मंगलवार है तो ये हमारा सोमवार हो गया, और ये हमारा रविवार हो गया, ये रविवार हो गया। तो जब हम साल के लास्ट दिन आएंगे, यहाँ से साल के लास्ट दिन, यहाँ पे 365वें दिन आएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शनिवार, यहाँ पे हो जाएगा हमारा शनिवार। तो आपको पता है कि साल का लास्ट दिन और साल का आखिरी दिन एक ही होता है, तो यहाँ पे शनिवार, तो यहाँ भी शनिवार, तो इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। ऐसा कि प्रश्न नंबर 29, 1.427 इसका मान बताना है। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 + 427, 4 पे बार नहीं है तो 4 इसमें से माइनस कर देंगे, बटे 2 पे बार है तो 2 9, जिस पे बार नहीं होता उसका 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस, इसको माइनस करेंगे तो 423, 423/990। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, देख रहे हैं ये कट रहा है 9 से, तो 9 चौको 36 और 6 9 7 63, 9 कम 9। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 110 + 47/110, ये आ गया हमारा 7, ये आ गया 5, 157, 157/110, ये इसका आंसर है। देखो प्रश्न नंबर 30 है हमारा, ये हमारा प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का, दोनों का मिक्स है। इस टाइप के प्रश्न को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे करता हूँ। कह रहा कि 3 वर्षों के लिए 15% वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 283.5 है, 283.5 है। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो मैं क्या करूंगा, 15% दे रखा है तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, तो 5 × 15, 5 × 10, ये आ गया 20, 3/20। अब ये जो नीचे 20 दे रखा है इसका मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा। क्यों, क्योंकि 3 साल है, तो क्यूब करूंगा तो ये आएगा 8000, क्यूब करूंगा तो ये आएगा 8000। तो मैं मान लेता हूँ कि यही मेरा मूलधन है। तो इस पे पहले साल का ब्याज 3/20 के हिसाब से कितना आएगा, 20 से इसको काटेंगे, जो जो जीरो दो चौको 8, ये आएगा 1200। फिर दूसरे साल का ब्याज भी इसी के हिसाब से 1200 आएगा, फिर तीसरे साल का ब्याज भी इसी के हिसाब से 1200 आएगा। तो जब दूसरे साल हम ब्याज लेंगे तो अक्सर ब्याज पे भी ब्याज लिया जाता है, तो इसका 3/5, इसका भी 3/20 निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका 3/20 आएगा 180। तीसरे साल जब हम ब्याज लेंगे तो इन दोनों पे भी ब्याज लेंगे, तो ये 180 और इस पर भी ब्याज लेंगे, तो इसका 3/20 निकालेंगे, तो 3/20 निकालेंगे तो 9 × 27। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो हमारा है ये 1200 ये हमारा साधारण ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, और ये टोटल जो हमारा है वो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन ये हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ठीक है, तो 18 के 18 कहाँ गया, 18 के 18, 58 54 + 27, 54 + 27, तो 7 4 2 6 5, 561 का मान दे रखा है क्वेश्चन में, 283.5, और हमें 8000 का मान निकालना है। ठीक है, गुणे कर देंगे यहाँ पे 8000, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो ये 4000 आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पी प्रश्न है, एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पी प्रश्न है। सही उत्तर के लिए 4 प्रश्न, मगर अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर के लिए आपको 1 नंबर काटा जाएगा, गलत देते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, सही पे 1, गलत पे 1 नंबर माइनस होगा, और यहाँ पे 1 प्लस होगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए, किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। तो इसको मैंने ऑप्शन से करा था, तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ये 112 है, यहाँ पे 112 ले लो। तो देखो अगर उसने 112 क्वेश्चन सही किया तो 112 क्वेश्चन का 4 नंबर के हिसाब से इसको कितना मिलेगा, तो 4 दूना 8,
4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको 448 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है 400। क्यों? क्योंकि फिर अगर 112 सही करेगा तो गलत कितना करेगा 48, तो 48 इसमें से माइनस करोगे क्योंकि एक नंबर का एक नंबर घटेगा, तो देख लो 48 इसमें से माइनस करोगे तो ये 400 आ जाएगा। तो मैंने ऑप्शन से करा था इसको, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, सवाल में कुछ नहीं है, बेहद आसान है। कह रहा है 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है कि अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगता है। कोई खंबा है, इसे ट्रेन को पार करने में 53 सेकंड लगता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल दे रखा है 36, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, और समय दे रखा है 53 सेकंड। तो यहाँ से हमारी दूरी आ जाएगी। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 530, ये दूरी आ गई। टोटल दूरी आ गई 530, टोटल दूरी आ गई 530, ठीक है। तो पूछा है उसके आगे वाले भाग से खंबे की दूरी, मतलब यहाँ से खंबे की दूरी। तो ट्रेन की लंबाई 110 है, तो ये खुद की भी लंबाई तो चलेगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 0, ये आएगा 2, ये आएगा 420, तो उसकी दूरी आ जाएगी 420, ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। कह रहा है कि एक प्रत्येक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन, कोई घन है, कोई घन है हमें नहीं पता, घन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक 16 सेंटीमीटर वाले 3 घन को सिरों को मिलाते हुए, मतलब सिरों को मिलाते हुए मतलब यहाँ से 3 घन, एक घन, 2 घन, और ये हो गया हमारा तीसरा घन, सॉरी, ये मान लो तीनों घन को मिला दिया हमने, तीनों घन को मिला दिया, तो ये 1600, ये 16, ये 16, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 48, और ये चौड़ाई हो गई हमारी 16, और ऊंचाई हो गई हमारी 16, तो लंबाई चौड़ाई हमारी 16, ये हमारी होगी 48, ये हो गई 16, ये हो गई 16, ठीक है। करा कि तीनों घनों के सिरों को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है, इस प्रकार निर्मित घनाभ, तो इसका हमें क्षेत्रफल बनाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, ठीक है, ये होता है हमारा। तो इसी का मान हमें निकालना है, तो 2 कोष्ठ में 48 गुणे 16 प्लस 16 गुणे 16 प्लस 16 गुणे 48, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा रीजनिंग का सवाल था, किया क्या था इसमें, इसको जोड़ के इसमें 9 से भाग दिया था। देखो 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, गुणे 9, इसको जोड़ के 9 से भाग दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे हमारा प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का सवाल है, प्रश्न नंबर 35, जो कि संबंध का है। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर हमारा 36 है, जो कि क्रमचय और समचय का सवाल है। कह रहा है कि एक जार में 3 लाल गेंदे, जो रेड गेंद है वो 3 है, और 7 हरे, जो ग्रीन है वो 7 है, जो ग्रीन है वो 7, 3 रेड ग्रीन 7, और जो सफेद है वो 10 है, व्हाइट 10 है, व्हाइट 10 है, ठीक है। 3 लाल, 7 हरे और 10 सफेद कंचे, यदि जार से 3 कच्चे या आच्छादित रूप से निकाले जाते हैं तो निकाले गए कांचों की संख्या। देखो 3 गेंदें निकाली जाती है, ये क्रमचय और समचय का है। तो टोटल कितनी है, 7 3 10 1 20, टोटल कितना है 20, टोटल 20 है। 20 में से कितना निकाला जा रहा है 2, और निकाला कौन से जा रहा है 2 निकाले जाते हैं तो सफेद होने की संभावना, तो सफेद कितना है 10, तो 10 में से 2, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 10 माइनस सी को इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 गुणे 9, नीचे आ जाएगा 8 गुणे 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 90, और नीचे हमारा आ जाएगा 20, और सी को अगर हम करेंगे सॉल्व तो 20 गुणे 19 गुणे 18, ऐसे ऐसे रहेगा, और नीचे आ जाएगा 18, ऐसे ऐसे, तो 18 से 18 कट गया, नीचे आ गया 19 गुणे 20, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, तो 9/38, 19 दूना 38, ठीक है, ये इसका आंसर है। अभी हमारा प्रश्न नंबर 37 है, जो कि रीजनिंग का था, तो इसमें कुछ नहीं करना था, चेंज करना था, तो लगा लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर कौन सा है 38। देखो इसे आप ऑप्शन से किया करो तो ज्यादा अच्छा है, पर मैं ऑप्शन से नहीं बताऊंगा, मैं सोल्यूशन बताऊंगा। कह रहा है कि वर्तमान में सुमन की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुनी है, तो उसका जो पुत्र है, पुत्र और सुमन, मान लेते हैं पुत्र x है तो सुमन 4x, 4x है, ठीक है। वर्तमान में सुमन की आयु बेटे की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब इसमें से x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 5 माइनस होगा, तो ये भी 4x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु बेटे की आयु की 7 गुनी है, बेटे की आयु की 7 गुनी है, ठीक है। तो बस यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 4x माइनस 5, 7x माइनस 35, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके आएंगे तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 30, तो x बराबर आ गया हमारा 10, x बराबर आ गया 10, x बराबर आ गया 10, तो उसके बेटे की आयु पूछा है तो बेटे की आयु 10। देखो आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है
कह रहा है कि एक ही सड़क पर 3 लाल बत्तियां एक ही समय पर टिमटिमाने लगती हैं, क्रम से 4, 6, 8, 4, 6 और 8 मिनट के बाद टिमटिमाती हैं। शुरुआती क्षण में एक साथ टिमटिमाने को छोड़कर वे 3 घंटे के अंतराल में कितनी बार टिमटिमाएंगी? तो इससे सवाल को हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, यानी जो बच्चियां हैं वो हर 24 मिनट पे एक बार टिमटिमाती हैं, 24 मिनट पर एक बार टिमटिमाती हैं। कह रहा है कि 3 घंटे में, तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 से भाग देंगे तो 180, 180 मिनट होंगे। तो 180 मिनट में 24 के हिसाब से कितने बार टिमटिमाएंगे, 24 से भाग देंगे तो लगभग 7 बार जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। अब आगे प्रश्न है 40, ये हमारा रीजनिंग का है, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया।